एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। गाइस एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दीजिए, इज एवरीथिंग फाइन और नॉट। फिर करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। कैसे हैं आप सभी? यस, वी आर लाइव नाउ गाइज। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार बता दीजिए। यस, मेरे एंड से सब क्लियर है। आई होप आपके एंड से भी सब क्लियर हो। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। धर्मेंद्र, श्रेया, अंकित, रुक्मणी, वेलकम टू द क्लास। अपन लिंक को फटाफट से शेयर कर देंगे सभी के साथ। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो कल हमारा पेपर हुआ था सीजी सेट एग्जामिनेशन, उसके आंसर्स की। ठीक है, ये आंसर्स जो है वो मैं जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है वो लगाती हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है और कुछ क्वेश्चंस में जिसमें डाउट है वो उसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगी, उसको मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर कंफ्यूजन होती है। ठीक है, बट अपने अकॉर्डिंग मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सही आंसर आपको बताऊं। स्टिल एक दो क्वेश्चन में कभी कभी जो है वो डाउट रह जाता है, तो वो हम बिल्कुल उसको स्कोप रख सकते हैं उसका। और जब आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग जो सीजी सेट है, जो पेपर बनाया गया है जिनके द्वारा, वही उसको करेक्ट जो आंसर मानेंगे वो हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज जो है वो रहती है और उसको लेके चलना, क्योंकि 100% तो कोई भी करेक्ट नहीं बता सकता। तो मेरा भी थोड़ा सा जो है 99%, 95% मैं बोलूंगी कि लेके चलना कि हाँ पेपर का आंसर जो है वो सही है। ठीक है, बट अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक सही आंसर जो है वही बताऊं, क्योंकि उसी के लिए सेशन है जो लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी जो है वो यहाँ पे करवाई जाती है। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर मेरी 5 PM पे क्लासेस होती हैं पेपर 2 के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलती है? जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। तो ये पीडीएफ भी आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ठीक है, विद आंसर्स, साथ ही साथ लाइव टेस्ट, काउंसलिंग सेशन एंड क्विजेज होते हैं, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। बैचेस भी चलते हैं, तो बैचेस में भी आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको सारी अपडेट्स मिल जाए, लिंक मिल जाए। ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स के लिए अगर आप नेट को टारगेट कर रहे हो तो अभी जो चीजें चल रही हैं उस हिसाब से यही लगता है कि दिसंबर में ही पेपर होगा। ठीक है, अभी रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, बट ये चीजें अभी चलेंगी क्योंकि इन पे कुछ फुल स्टॉप तो है नहीं, अभी क्वेश्चन मार्क ही है। तो अपना बेस्ट डिसीजन अपने आप को ही बनाना है हमें। तो अगर आपको लगता है कि हो जाएगा ये पेपर तो ठीक है, नहीं होगा तो अपना नेट के लिए तैयारी करनी है अगर इस फील्ड में रहना ही है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के बैचेस आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओनली पेपर 1, ओनली पेपर 2 ये भी आपको मिल जाता है, और ये कंप्लीट मेरा टाइम टेबल है। एंड इस सैटरडे से, अपकमिंग सैटरडे जो है, इससे हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन पे भी आपके लिए फ्री क्लासेस होंगी। तो उसमें हम मैराथन सेशन में प्लान कर रही हूँ, मैंने आपको वीडियो बना के बता भी दिया था। पेपर 2 कॉमर्स की मैराथन है जो मैं लेने वाली हूँ, टॉपिक प्लस एमसीक्यूज। तो वो सारी चीजें हैं जो आपके लिए लाई जाती हैं दिसंबर बैच के लिए। एंड साथ ही साथ जो अभी अगर पेपर हुआ तो उनके लिए भी तैयारी मैं तो करवाई रही हूँ। डेली 5 बजे आपके लिए क्लासेस होती हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने आंसर मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है आईबी से है, वो 10-10 क्वेश्चन है हर यूनिट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पे बोला हुआ था कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमंस की सेटिस्फाई करना वांट्स को, ये भी सही बात है, क्योंकि हम जब प्रॉफिट्स लेंगे तो तभी लेंगे जब हमारा कस्टमर हमारे से सेटिस्फाई होगा। और कंपटीशन इज टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजायर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव कंपटीशन। पॉसिबल टू कंट्रोल द ब्रॉडर एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। ये बोल रहे हैं हम ब्रॉडर एनवायरनमेंट है जो बिजनेस का, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ये चीज कंट्रोलेबल है? क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ये चीज जो है, हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट की। तो मैक्रो इन्वायरमेंट में हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की बात करते हैं, और इवन हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट में अनकंट्रोलेबिलिटी की बात करते हैं। तो हम जो है ब्रॉडर एनवायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज यहाँ पे मुझे गलत लगी, तो आंसर सी हो जाएगा। एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प करता है डाइवर्सिफिकेशन में। तो बिल्कुल आप अगर कुछ और बिजनेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो एनालिसिस आपको वहां पे बहुत हेल्प करता है। इनकरेक्ट पूछा गया था, तो आंसर यहाँ पे सी है। आप भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख के आंसर जरूर बताना, जिससे क्या होगा, आपको भी पता लगेगा कि हाँ आप भी कितना अच्छे से आंसर कर पा रहे हो। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनका पेपर हुआ, जिनका पेपर नहीं हुआ उनके लिए भी ये चीज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है, अरे अरे अरे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये कब आया था? ये 1999 में आया था। ए का 4 हो जाएगा,
तो 2 ऑप्शन तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे बात आती है न्यूली फॉर्म्ड कॉम्पिटिशन कमीशन। तो हमारा जो कॉम्पिटिशन कमीशन है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया था, सीसीआई 2009 में बनी थी, तो सी का 1 मैच करोगे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट है जो अपना 2000 में आया था, एंड सेबी जो है वो 1988 में क्यों बनाई गई थी? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? तो हमारी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक करंट अकाउंटिंग पीरियड की, वो चीज को हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सेट ए है तो इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रही हूँ 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है ये बोल रहा है इनमें से कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर कब होता है? पार्टनरशिप फर्म में। सिंगल बिजनेस सोल प्रोपराइटर होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनी फॉर्म होता है। जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉइज क्या होते हैं? वो हमारे कंपनीज में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को आंसर इसका डी लगा, एम्प्लॉइज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वैसे अगर हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो पर्सन होता है वो पार्टनर होता है और कलेक्टिवली उसको एक फर्म बोला जाता है। तो इसीलिए जो पार्टनर है ये यहाँ पे सही माना मैंने और डी को यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया है। आगे देखिए, ट्रिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो बर्न कन्वेंशन थी 1971 की, वो जो है हेल्प करती है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को बचाने के लिए। और कोई भी जो यहाँ पे मार्क है जो डिस्टिंग्विश करता है गुड्स और सर्विसेज को एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में, वो इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है, नहीं वो ट्रेडमार्क्स होते हैं ना। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th क्वेश्चन फेमा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर आपको पहले अप्रूवल चाहिए तो फेमा के अंडर वो कब होगा? अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, रेमिटेंस कर रहे हो, पर्सनल ट्रेवल है, या आपके एफडीआईज है परमिटेड सेक्टर में। तो जब परमिटेड सेक्टर होता है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? अप्रूवल चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद बोला हुआ है कितनी इंडस्ट्रीज थी जिनको डी लाइसेंस नहीं किया गया था लिबरलाइजेशन प्रोग्राम 1991 में? एलपीजी पॉलिसी अपने पास आई थी, तो एलपीजी पॉलिसीज में क्या हुआ था? लाइसेंस को हम विड्रॉ करने की बात कर रहे थे कि भाई ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 जो है इंडस्ट्रीज थी जिनको लिबरलाइज नहीं किया गया था, बाकी सबको कर दिया गया था। और अभी ये जो नंबर है ये और भी कम होके हमारे पास 3 में तब्दील हो चुका है और इवन अब 2 में हो चुका है और 2 में से भी अब ये 1 में होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1991 में 18 इंडस्ट्रीज थी जहां पे लिबरलाइजेशन नहीं किया गया था, बट एट प्रेजेंट एक रेलवे ही है जहां पे हमारे पास जो है पूरा कंट्रोल सरकार का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है हमारी एफटीपी 2023, उसमें हमने बात की है कि हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो बढ़ने चाहिए। ठीक है, हमने बहुत कुछ किया है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, निर्यात बंधु स्कीम वगैरह भी है जो लाई गई है। तो यहाँ पे क्या चीज है आपके अकॉर्डिंग बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? What will be the correct answer of this question? Incentive under the focus market scheme has been increased from 2.5 to 3. Formation of few level committee to review the branch requirements of exports was announced. In view of the high cost incurred by Indian producers, the application fees or for various incentive scheme have been announced to be abolished. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? मुझे जो 2.5 से 3 तक की लिमिट है ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, तो इसका आंसर जो है मैं अभी होल्ड पे ही रखना चाहूंगी। ठीक है, यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, बट अभी यहाँ पे होल्ड पे रख लो। बट थोड़ा थोड़ा अगर याद आ रहा है तो मेरे को 2.5 से 3, 2 से 2.5 लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो है ये सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारी जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ब्रांच रिक्वायरमेंट जो है एक्सपोर्ट्स के लिए उसको अनाउंस किया गया, ये बात सही है। बट मुझे 1 में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, 1 सही है या नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो अभी फिलहाल जो है इसको हम होल्ड पे रख सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में इसका करेक्ट आंसर थोड़ा देख दुख के बता दूंगी, अभी मुझे नहीं मिला इसका एग्जैक्ट आंसर, जो मुझे याद नहीं आया। फिर इसके बाद 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं कौन से स्टेटमेंट गलत है? तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है? ग्रोथ होती है, बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल और न्यू प्रेजेंट इकोनॉमीज है, फॉरेन ट्रेड को इंजन ऑफ डेवलपमेंट बोला गया है, ये बात भी सही है, फॉरेन ट्रेड से हमारी ग्रोथ होती है। इंटरनेशनल प्रोटेस्ट इफेक्ट हैज जनरली हिंडर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेमी डेवलपमेंट कंट्रीज, तो बिल्कुल सही बात है। जब आप कोई प्रोटेस्ट करते हो इंटरनेशनल लेवल पे, जो छोटे कंट्रीज होती है उनको नुकसान पहुंचता है। फॉरेन ट्रेड का कोई इफेक्ट नहीं होता एजुकेशन पे, ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि हर
चीज पे इफेक्ट है जो पड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, यूरोपियन कॉमन मार्केट जो है उसके, यूरोपियन कॉमन मार्केट ने कब काम करना शुरू किया था? 1958 1 जनवरी से। और यहाँ पे रिग्रेस टेस्ट है लिक्विडिटी का, अकाउंट्स के क्वेश्चन। अब लिक्विडिटी के लिए हमारे पास ये 3 रेशियोज होती है लिक्विडिटी रेशियो में, तो रिग्रेस टेस्ट जो है मोस्ट रिग्रेस की लिक्विडिटी का, तो वहां पे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आती है, जहां पे हम क्या वैल्यू लेके चलते हैं, इसकी आइडियल रेशियो क्या लेके चलते हैं, इसकी आइडियल रेशियो लेके चलते हैं 0.5:1, क्विक रेशियो में 1:1 और करंट रेशियो में 2:1। तो सबसे ज्यादा रिग्रेस टेस्ट है जो लिक्विडिटी का, वो हमारे पास आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अगला क्वेश्चन, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये चेंज लाया गया था कि अगर आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है उसमें क्या क्या चीजें आती है? ये 2023 में जो जून में पेपर हुआ था उसमें हमारा क्वेश्चन आया था नेट में भी। और यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, साइट प्रोप्राइटरी ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट। ए, सी और ई आंसर होना चाहिए, एक भी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। आंसर शुड बी ए, सी और ई, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, साइट प्रोप्राइटरी ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट होगा, सोशल ऑडिट इसका पार्ट नहीं होता। बी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट यहाँ पे ए, सी और ई होना चाहिए, बट यहाँ पे एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ए, डी और ई और ए, सी और डी है, तो एनर्जी ऑडिट चलो हम ले रहे हैं, बट इसके साथ हम किसको छोड़ें तो वो नहीं मेरे को समझ आ रहा। यहाँ पे थोड़ा सा जो डाउट है वो बना हुआ है, और जब नेट में पेपर में क्वेश्चन आया था ए, सी और ई जो है वो पॉइंट हमारे यहाँ पे करेक्ट थे। फिर इसके बाद बीईपी की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब हम कंट्रीब्यूशन को ही पूरा कर पा रहे हैं। तो जब ब्रेक इवन पॉइंट हमें यूनिट्स में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 20 रुपए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000, 40,000 को 20 से डिवाइड करोगे 2000 यूनिट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इन विच ऑर्डर द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फिर सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है, कैश रिटर्न और सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम एक्सटेंड और नेचर ऑफ ऑडिट किस पर डिपेंड करता है? तो ये चीज है, ये हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड करेगी कि किस तरीके से कितना ऑडिट करना है। जो आपकी एंटिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय शेयर होल्डर, अगर जो हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं जो आउटसाइड द बिजनेस हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं तो वो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है रेशो, यहाँ पे बोला जा रहा है शिखर है उसको 1/5 शेयर के लिए लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1/5 शेयर के लिए वो आएगा तो टोटल शेयर कितना बचेगा? 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। अब आपको ये नहीं बोल रखा कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में शेयर करेंगे, तो हम मानेंगे पुरानी रेशो में ही करेंगे। तो 4/5 जो है इसका 3/5 है ना, फिर 4/5 का ही यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 12/25, हियर यू विल गेट 8/25, और यहाँ पे 1/5 है तो 5/25। तो न्यू रेशो बन जाएगी 12:8:5। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें क्या है? डिसोल्यूशन की बात कर रखी है। तो डिसोल्यूशन में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें क्या होता है? थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, एसेट्स को रियलाइज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले डेट फर्म के थर्ड पार्टीज को पे करेंगे, फिर पार्टनर का लोन पे किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद होता है जो पार्टनर की कैपिटल है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल दिया जाता है, बट फिर कुछ पैसा बच जाता है तो वो एज अ प्रॉफिट दिया जाता है। तो यहाँ पे 1, 2, 1, 4, 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ध्यान रखना यही सीक्वेंस फॉलो होती है। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डिबेंचर्स पे, तो ये क्या होगा? हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डिबेंचर्स में, तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही मेरे पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर बन जाएगा। अगर डिबेंचर इशू किए होते उस पर इंटरेस्ट दे रहे होते तो हमारा फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता, ठीक है। फिर इसके बाद मैच द कॉलम है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट मार्केट में सेल करना, तो ए का बनेगा 4। लमसम टैक्स जो है ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। स्पेसिफिक टेस्ट है, टैक्स जो है वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए आएगा, तो ये इसको वेरिएबल कॉस्ट से मैच करेंगे। और मेजरमेंट ऑफ प्रोफेसर ट्रिफिन्स मोनोपोलिस्टिक पावर जो है ये हम हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी पढ़ते हैं ना परफेक्ट कंपटीशन में, उसका क्या है? अपोजिट यहाँ पे होता है। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अब यहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर कौन होता है? फर्म। प्राइस मेकर कौन होता है? इंडस्ट्री। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। डिमांड का मतलब है डिमांड एट अ प्राइस। तो ये जो टर्म है डिमांड, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ प्राइस को ना जोड़ दिया जाए। तो ये किसने बोला है? तो ये जो है मेरे को बी और सी में डाउट है एक्चुअली, ठीक है। ये दो ऑप्शन जो है इनमें डाउट है, बी और सी में। बट मैंने जब सर्च किया तो थोड़ा बेनहम लगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, बट यस बेनहम इसका आंसर मुझे लग रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप लगा सकते हो। बी और सी में से लग रहा है एक आंसर, ए और डी नहीं होगा, ये चीज क्लियर है। आगे 24th क्वेश्चन जो है, हम बात करते हैं जब हमारे पास क्या आता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है? पहले टीपी जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है, क्योंकि एमपी यहाँ पे बढ़ रहा होता है। फिर जैसे ही एमपी गिरना शुरू करता है तो टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। एमपी जब 0 होता है तो टीपी मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं टर्निंग पॉइंट क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? तो जब एमपी मैक्सिमम होता है ना, तभी टर्निंग पॉइंट हमारा देखने को मिलता है हमें, कि जब हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे प्राइम ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सही बात है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, प्रोड्यूसर्स वो कितने होते हैं? तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर और बायर होते हैं। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब आते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि हाँ हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड ही होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। फिर इसके बाद जब बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसको क्या बोला गया है कि ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। डेफिनेशन दी गई है, तो ये डेफिनेशन स्पेंसर एंड सिगलमैन के द्वारा दी गई है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, कि भाई अगर हमारे पास 80% से हमारा जो है प्राइस कम हो जाता है, तो हमारी जो है डिमांड 100% से बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं? हम ये बोलते हैं इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ऊपर आता है, क्योंकि वो प्राइस में जो चेंज आया है उससे हम मेजर करते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 1.25। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोल रखा है हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड का मतलब क्या है? हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? कि जो प्राइस है उससे ज्यादा चेंज आ रहा है, किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड में। तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज है प्राइस के मुकाबले, तो वो हाईली इलास्टिक प्राइस डिमांड है। इन इलास्टिक होता तो क्वांटिटी में कम चेंज आता, प्राइस में ज्यादा चेंज आता तो भी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब प्राइस लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के, तो यहाँ पे किस तरीके की बात की हुई है? ये इस चीज की बात कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना भी रखा है बच्चे ने। तो यहाँ पे ये चीज है, तो जब टेंजेंट है हमारा आईसी कर्व, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं? स्लोप जो होता है आईसी कर्व का वो क्या होता है? एमआरएस एक्स वाई। तो यहाँ पे जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। तो आंसर जो होगा इसका वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का मिक्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम सेल्स और ईपीएस, सेल्स और जो हम बात करते हैं सेल्स की और ईबीआईटी की, वो हम बात करते हैं ऑपरेटिंग में। ईबीआईटी और ईपीएस की बात करते हैं, वो करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में। तो सेल्स और ईपीएस की बात हम करेंगे कहाँ पे? कंबाइंड लीवरेज में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्सनल लीवरेज को कॉर्पोरेट लीवरेज रिप्लेस करता है, ये हमारा मोदी गिलानी मिलर अप्रोच का अजम्पशन है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है जब हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। एसेट बढ़ेंगे करंट एसेट तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। एसेट बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला पूछ रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है? जितना आपका मार्केट प्राइस है शेयर का, डिवाइड करते हो आप अर्निंग पर शेयर से, प्राइस अर्निंग रेशियो आपके सामने निकल के आ जाती है। शेयर होल्डर वेल्थ इन फर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे रिप्रेजेंट करते हो? जो मार्केट प्राइस है शेयर का, है ना, ऑफ द कॉमन फर्म्स कॉमन स्टॉक, वो होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फर्म, ये मार्केट, ये जो है शेयर होल्डर वेल्थ नहीं दिखाता। बुक वैल्यू ऑफ द फर्म एसेट लेस द बुक वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है? अगर मैं एसेट्स में से लाइबिलिटी की माइनस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है इक्विटी की वैल्यू आ जाती है। तो ठीक है, बट शेयर होल्डर वेल्थ जो है मुझे एक मिनट, बुक वैल्यू ऑफ द फर्म एसेट लेस बुक वैल्यू ऑफ इट्स लाइबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह, डिवेंचर्स वगैरह भी इसमें से जाएंगे। शेयर होल्डर वेल्थ बी होगा, इसको सही कर लो भाई। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बुक वैल्यू है जो फर्म के एसेट्स की, उसमें से हम जो लाइबिलिटी की बुक वैल्यू है उसको माइनस करते हैं।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आंसर जो होगा इसका वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि आपका कितना टाइम पीरियड हो गया वर्किंग कैपिटल जब हम बात करते हैं उसमें। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितने का होगा, जितना आपको टाइम लगता है इन्वेंट्री को बनाने में, फिनिश प्रोडक्ट में, एंड जो आप फिर देते हो उधार पे पैसा, और कितना आपको उधार मिलता है दिन का। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना आपको टाइम लगता है, जितना आप उधार पे देते हो टाइम के लिए, पैसा आपके पास नहीं आता, और जितना आपको आपका क्रेडिटर आपको टाइम देता है पैसा देने के लिए, तो हम क्या करते हैं, डेटर वाला टाइम पीरियड और जितना टाइम लग रहा है हमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में उसको ऐड करते हैं, और जितना हमें टाइम मिलता है उसको माइनस कर देते हैं। तो 54 + 28 - 39 करोगे 43 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद बोल रखा है कि जब हम वैल्यू निकालते हैं डेट बिफोर टैक्स की कॉस्ट निकालते हैं, आफ्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 - टैक्स से मल्टीप्लाई करना होता है इंटरेस्ट को, है ना। हम करते हैं ना जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अरे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इंटरेस्ट आता है वो 1 - टैक्स करते हैं, फिर नेट प्रोसीड्स लेते हैं इंटू 100 करते हैं। तो जब बिफोर टैक्स होता है तो इसको नहीं लिया जाता, आफ्टर टैक्स के केस में 1 - t से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वही चीज पूछ रखी थी, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है। इन्होंने बोला फाइनेंशियल लीवरेज अपने पास 2 है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो ईबीआईटी है और ईपीएस, ईबीटी है या ईपीएस है, उसका चेंज आप देखते हो। तो ईबीआईटी 1000 है, ईबीटी आपका 500 है, तो 2 फाइनेंशियल लीवरेज आ गया। तो यहाँ पे आपका जो है ईबीआईटी में अगर चेंज आएगा तो उससे ईबीटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ईबीआईटी का जो चेंज है उससे आधा चेंज ईबीटी में होगा, तो 0.5 फोल्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ईबीटी में जो चेंज आएगा उससे डबल चेंज ईबीआईटी में आएगा, ये चीज होती है। तो अगर ईबीटी का चेंज पे कितना ईबीआईटी में चेंज पूछा जाता तो 2 फोल्ड आंसर हो जाता। ठीक है, हाउ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड इज कैलकुलेटेड, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कितने टाइम पीरियड में आपका रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में, है ना। रॉ मटेरियल कंजम्पशन का मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या चीज होगी, कितना आपका स्टॉक है रॉ मटेरियल का और एक दिन में आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये निकाल लोगे कि भाई कितना टाइम है जो आपको लगने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 39 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड, नेट में भी बहुत बार आता है, इस बार भी आया था। तो ट्रांसलेशन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्यूलेटिव, 3 पर्पस होते हैं आपके कैश को होल्ड करने के। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे बेस्ट ऑप्टिमम मेजरमेंट पूछा है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो बेस्ट मेजर जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, सबसे बेस्ट ज्योमेट्रिक मीन होता है आउट ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। हार्मोनिक में क्या होता है, जब 2 चीज दी होती है, जैसे स्पीड दिया हुआ है km/h में दिया जाएगा, तो जब रेट दिया जाता है तब हार्मोनिक मीन आपको हेल्प करता है, बट अल्टीमेटली जो है ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट मेजर होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कोरिलेशन पूछ रखा है, तो x जो है वो वैल्यू बढ़ती जा रही है, y वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा +1। ठीक है, -1 कब होता है, जब एक वैल्यू बढ़ रही होती है और एक कम हो रही होती है। फिर इसके बाद r की वैल्यू पूछ रखी है, byx bxy दिया हुआ है, तो r क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx, तो ये चीज होती है r = bxy × byx और उसका रूट। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, 4 9 = 36, तो 0.36 का रूट आएगा 0.6, और तीनों का साइन सेम होता है तो ये भी माइनस का आएगा, 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू मोड होती है, सी आएगा इसका आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन × 100 होता है, 20 का आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे बोल रखा था कंबाइंड एवरेज आपको निकालनी है, तो यहाँ पे कंबाइंड एवरेज के लिए पहले सम निकालना है, तो 250 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप 2 रुपए दे रहे हो एवरेज डेली वेजेस, और फिर बी फैक्ट्री में कितना है, 200 एम्प्लॉइज हैं, 2.5 रुपए उनको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे टोटल वर्कर से जो कि है 450, तो 500 + 500 1000 को डिवाइड करना है 450 से, आंसर आ जाएगा 2.22। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं डिफरेंट वर्ड आप कैसे बना सकते हो कॉलेज से। अब यहाँ पे देखो कॉलेज में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अल्फाबेट्स हैं, तो 7 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी में हम करते हैं, 7 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। अब एल भी 2 बार है, ई भी 2 बार है, तो ये 2 अपने आप को आगे पीछे जब अरेंज कर सकते हैं तो डिवाइड करेंगे इसके 2 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। फैक्टोरियल कैसे खुलता है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये होगा 2 × 1 × 2 × 1। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे
2 इंटू 1 4 पे कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1260 आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है अपना, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रखा है कि जो फॉर्मूला है ये किसका है, तो जब मीन माइनस मोड होता है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, सेम वो मैच द कॉलम में आया था, ये आपके पास इस तरीके से पूछ लिया गया, आंसर इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे है 6 सीट्स हैं तांगा में, तो कैसे 6 लोग हैं वो बैठ सकते हैं, तो 6 लोग हैं 6 सीट्स हैं, तो पहला जो पर्सन होगा उसके पास क्या है 6 सीट्स हैं, तो यहाँ पे 6 तरीके से वो बैठ सकते हैं, यहाँ पे 6 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे फिर एक बैठ जाएगा तो यहाँ 5 बैठ सकते हैं, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आंसर बनेगा जो कि हो जाएगा 720। 720 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कैसा होता है, -1 होता है, ए इसका करेक्ट आंसर है। राइट ऑफ अ सुपीरियर टू इशू कमांड्स, अब एक सुपीरियर कमांड इशू कर सकता है, ये उसकी क्या है, अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर दिया हुआ है, बट राइट है कि वो आपको कमांड दे सकता है, ये उसकी पावर अथॉरिटी है। और जब सुपीरियर की बात होती है तो एक फॉर्मल रिलेशन की बात होती है, अथॉरिटी फॉर्मल रिलेशन से आती है, पावर जो है वो इनफॉर्मल रिलेशन से आती है, इसलिए आंसर इसका ऑल ऑफ दीज ना होके ऑप्शन नंबर ए बनेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या क्या चीज होती है कि आप कैसे प्रेशर को अवॉइड कर सकते हो एंड अपने अंदर स्किल ला सकते हो कि कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो जब आपको कोई प्रेशर वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, बी सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है। फिर इसके बाद बात आती है कि कौन सा यहाँ पे कंसीडर किया गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट। जब पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो हम फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगा ही। स्टेक होल्डर की डेवलपमेंट जो है इसका मेरे को वैसे तो यहाँ पे जो है इसको कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसी के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही है, बट एग्जैक्ट 100% श्योरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, बट वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बट 100% श्योर नहीं हूं मैं, ठीक है, तो आंसर इसका देख लेंगे अभी, बट अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर आप सी लगा सकते हो, ठीक है, आप सी इसका आंसर मार्क कर सकते हो। सक्सेशन प्लानिंग जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले हेनरी फ्योल ने इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद रॉथशेल्ड हैं उन्होंने आगे लेके गए थे, बट सबसे पहले हेनरी फ्योल ने दिया था। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेबल भी होता है और फास्टली चेंज नहीं हो सकता, तभी हम स्टेबल बोल रहे हैं कि चेंजेबल नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, बताइए अपना स्कोर जो है, इसको देखते रहना, ठीक है, एक दो क्वेश्चन में डाउट है उसको एज इट इज रहने दो। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ईआरजी जो है डेल्फर ने दिया था, 2 फैक्टर थ्योरी हर्ट्जबर्ग की है, एक्वायर्ड नीड थ्योरी मैकलेन की है और जेड थ्योरी आउची की है, विलियम आउची, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पैन ऑफ कंट्रोल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे सुपीरियर को तो पहले अगर वो 4 लोगों को मैनेज कर सकता है वो 6 लोगों को भी मैनेज कर पाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास ये है कि किसने मैनेजमेंट को बोला है कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये नेट में भी आया था इस बार, तो यहाँ पे जो मैरी पार्कर फॉलेट है इन्होंने ये चीज बोली है। इस बार जून वाला पेपर भी है, उसके भी 3-4 क्वेश्चन है जो एज इट इज हमें देखने को मिले हैं, चलो बढ़िया है जिन्होंने दोनों पेपर दिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, परसेप्शन होता है किसी के बारे में अपनी जो है छवि बना लेना, है ना, तो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस है, आप अपने आप से सोचते हो, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, किसी ने कोई चीज को बोला है वो किस सेंस में ले रहे हो आप, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी है। बिलीफ से भी रिलेट होता है कि जब आपके बिलीफ्स होते हैं तभी आप परसेप्शन बनाते हो किसी के बारे में, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या चीज होती है, नेगोशिएशन होता है, बिल्कुल आपकी सैलरी, वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी वो सारी चीजें। बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी करते हो और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का ही पार्ट है। ए, बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम यूनिट नंबर 7 की, तो पहला रीजनल रूरल बैंक जो है वो 1975 में बना था यूपी में। एनपीसीआई जो है ऑपरेटेड सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आधार एनेबल्ड हमारी जो पेमेंट सर्विसेज हैं वो एनपीसीआई में आ जाती हैं। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज, तो 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। आरबीआई गवर्नर कौन थे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उर्जित पटेल उस समय पे हमारे आरबीआई गवर्नर थे। उससे पहले कौन थे, रघुराम राजन थे। उससे पहले कौन थे, सुब्बाराव थे। एट प्रेजेंट कौन है, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो आंसर ध्यान रखना इसका। फिर इसके बाद यहाँ पे मैच द कॉलम का क्वेश्चन है अगेन, तो हमारी जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है ये बनी थी 1906 में, एलआईसी 1956, याद रखना डी का 1 होगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो 1906 में बनी थी। देन उसके बाद हमारे पास जो यूनाइटेड
इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ये बनती है 1938 में, एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो है वो बनती है 1919 में, इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद जो नाबार्ड का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, उसका नाम रखा गया था ई शक्ति। ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई किस बैंक ने जो है 68 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी थी IIFL को होम फाइनेंस के लिए एक्सपेंड करने के लिए, अफोर्डेबल और ग्रीन हाउसिंग। तो इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था 58 जो है मिलियन डॉलर्स, वो तो डायरेक्ट लैंडिंग दिया था, और 10 मिलियन डॉलर का कंसेशनल लोन है जो दिया गया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक? तो हमारा जो ICICI बैंक है वो भी सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ की प्राइवेट बैंक में, और पब्लिक बैंक में SBI है, ओल्डेस्ट भी SBI है। दोनों को कंपेयर करें तो SBI जो है वही हमारा लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में जो कमर्शियल बैंक है हाईएस्ट शेयर कहाँ पे जाता है, कहाँ पे पैसा देती है जो बैंक वगैरह होते हैं? तो सबसे ज्यादा पैसा जो है एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में दिया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इनमें से कौन सा है? तो कैनरा बैंक है, 1906 में बना था, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1909 में बना था, सेंट्रल बैंक 1911 में, और इंडियन बैंक 1907 में। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है? अब सैंपल वगैरह हम किस में देते हैं? एडवर्टाइजमेंट में देते हैं? नहीं, सैंपल तो हम देते हैं मैम जब सेल्स प्रमोशन करनी होती है, ठीक है। प्रीमियम भी तभी होता है। ये कैलेंडर और डेयरी वगैरह जो है ये चीज है, ये डेमोन्स्ट्रेशन। तो मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग में हम डेमोन्स्ट्रेशन यूज करते हैं कि हम बताते हैं कि ये चीज को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, वो एडवर्टीजमेंट में यूज होता है। तो टूल ऑफ एडवर्टाइजिंग डेमोन्स्ट्रेशन है। डेथ है जो प्रोडक्ट की टेक प्लेस कब करती है? PLC हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो डेथ ऑफ द प्रोडक्ट इज इन डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। ऑब्सोलेंस स्टेज, सैचुरेशन स्टेज ऐसा कुछ होता ही नहीं, 4 स्टेज होती है PLC में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। फिर इसके बाद यहाँ पे है जो ये प्रमोशन के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मेरे को नहीं आता, हिस्ट्री और विल के द्वारा, ये स्टैटिक क्वेश्चन था। 73 का आंसर नहीं पता। 74 जो है इसमें बोला हुआ है मार्केटिंग का मतलब है डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये किसने बोला है? ये पॉल माजुर ने। मैंने अभी सेशन भी लिया था मार्केटिंग का, उसमें मैंने आपसे पूछा था मार्केटिंग क्या है, उसमें मैंने ये डेफिनेशन बताई थी। किसने दी है? पॉल माजुर ने दी है कि मार्केटिंग है डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चीज यहाँ पे आती है। फिर इसके बाद कमोडिटीज हैं जो कंज्यूमर कंसीडर करता है अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस क्वालिटी वाइल परचेजिंग, कि जब आप परचेज कर रहे होते हो तो आपके पास 4 तरह के गुड्स होते हैं ना। तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे हम प्राइस और क्वालिटी को देखते हैं और फिर हम और भी ज्यादा क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके बाद अपना डिसीजन बनाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें लेना है या नहीं। कन्वीनियंट प्रोडक्ट में ज्यादा नहीं देखा जाता, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में तो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है क्वालिटी को, बट क्वालिटी और प्राइस शॉपिंग गुड्स में हमारे पास आती है। फिर ये बोल रखा है नेक्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो हमारा जो 4th P है प्लेस मिक्स, उसमें हम बात करते हैं चैनल्स की। तो यहाँ पे क्या चीज है? मैनेजिंग फाइनेंस। हाँ, यहाँ पे फाइनेंस इसमें आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आप कौन सा रूट यूज करोगे उसमें पैसा लगेगा, तो मैनेजिंग फाइनेंस इसका फंक्शन हो सकता है। प्रोडक्शन मैनेज करना भी, कि आप जो है ऐसे हमने देखा है ना कि जब कोई एक पर्सन एक जगह से क्या करता है, सामान पहुंचाना है उसको, मान लो किसी ने दिल्ली में अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लिया है ना, ऑफलाइन स्टोर खोल लिया, अब उसको कर्नाटका भी सामान पहुंचाना है तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन को भी मैनेज किया जाता है कि भाई हम अपना प्रोडक्शन हाउस है ना एक और साउथ में भी लगा देते हैं कि वहां पे खर्चा ज्यादा ना आए, तो ये मैनेजिंग प्रोडक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। प्रमोशन एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपने देखा बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उस पर पेंट किया होता है प्रॉपर, कि पता लगे कि हाँ ये आइटम को लेके जा रहे हैं इस ट्रक में, है ना। तो ये चीज आती है। तो प्राइसिंग जो है ये यहाँ पे नहीं बनेगा पार्ट, बाकी तीनों इसके पार्ट बन जाएंगे किसके? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर इसके बाद यहाँ पे है लेजी और केली जो है, इनके अकॉर्डिंग क्या क्या मार्केटिंग वेरिएबल्स हैं? तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मार्केटिंग वेरिएबल्स में हमारे पास 4 P's आते हैं मेनली, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें जो हमारे पास है, पहले 4 P's थे, फिर 3 P's और जुड़े थे, है ना। तो वो EJ मैकार्थी, है ना, वो सभी लोग हैं जिन्होंने ये 4 P's 3 P's दिए थे। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी शुड बी 3, बट एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। 100% श्योर नहीं हूँ, बट हाँ बी आंसर आप इसका मार्क कर सकते हो। फिर इसके बाद 78 क्वेश्चन है, रुस्तम एस डावर के अकॉर्डिंग कितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है? तो 3 है, डायरेक्ट मतलब 0 लेवल, 1 लेवल और 2 लेवल, ठीक है। 3 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के टाइप्स हैं।
फिर इसके बाद है स्टेटमेंट कौन सी गलत है, तो रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर के साथ होता है, नहीं, रिटेलर तो दो लोगों के साथ जुड़ा होता है, एक कस्टमर होते हैं और एक होलसेलर्स होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के साथ होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर कस्टमर होता है। तो जो रिटेलर है इसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसको भी इसका सामान बेचता है आगे। तो होलसेलर और कंज्यूमर के साथ तो रिटेलर जुड़ा होता है, बट मैन्युफैक्चरर के साथ नहीं जुड़ा होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि जो विलियम जे स्टैंटन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस है उसके कितने फेजेस हैं, तो इसका आंसर भी जो है नहीं आता मेरे को, स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप अभी के लिए लीव कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट लीगल शुरू हो रहा है यूनिट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसमें देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पिटिशन है केस लॉ है, किससे रिलेटेड बोला जा रहा है केस लॉ, ये बोला जा रहा है कि भाई जब हमारे पास है कि इंटेंशन टू मेक प्रपोजल, हम एक इनविटेशन दे रहे हैं ऑफर करने के लिए, मैं एक ऑफर नहीं दे रही, मैं इंटेंट कर रही हूं कि आप मुझे ऑफर दें। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ था हैरिस एंड निकलसन, जहां पे जो है क्या किया गया था, एक पैम्फलेट में एडवर्टीजमेंट दी गई थी कि यहाँ पे जो है क्या होगा, वो होगा ऑक्शन होगा। तो एक पर्सन चला जाता है, फिर वहां जाके देखता है ऑक्शन तो हो ही नहीं रहा, उस पर केस कर देता है कि इसने तो बोला था ऑक्शन होगा। तो कोर्ट क्या बोलती है कि ऑक्शन के लिए उसने क्या बोला था कि आप आओ और उसकी जो प्लेस है, कोई शॉप है या घर है, उस पर बोली लगाओ, है ना, बिट्स लगाओ। वो तो ऑफर लेना चाह रहा था, तो उसने ऑफर थोड़ी दिया था, उसने तो इनविटेशन टू ऑफर दिया था। और क्योंकि उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया था तो वो व्यक्ति ने कोई ऑफर को आपने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप वहां पे जा रहे हो, उसने ऐड की थी, तो ऐसा नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर था। तो ये जो इंटेंशन टू मेक प्रपोजल वाला होता है ना, ये इनविटेशन टू ऑफर होता है, और इससे रिलेटेड जो है हमारा केस लो हैरिस और निकलसन है, ठीक है। आंसर इसका ए हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। अब ये आई थिंक या तो मिस प्रिंटिंग है और नन ऑफ दीज दिया हो तो मैं नन ऑफ दीज लगाऊंगी, क्योंकि सेक्शन 2H होना चाहिए था, CH नहीं होना चाहिए था। तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एग्रीमेंट्स है जिनको वॉइड बताया गया है। तो अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हो एक्सेप्ट माइनर, तो वो क्या होता है, वॉइड होता है, और ये सेक्शन 26 में बता रखा है। अगर आप किसी से ट्रेड करने से रोकते हो तो वो 27 में होता है कि ये भी क्या है, वॉइड है, आप किसी को ट्रेड करने से भी नहीं रोक सकते, कंपटीशन फ्री होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन है जो कॉपीराइट का, वो कंपलसरी है क्या, हाँ कंपलसरी है, तभी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। बेलमेंट से रिलेटेड मैच द कॉलम है, बेलमेंट किस सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 148 में, तो 1 का बनेगा बी। फिर उसके बाद बेलमेंट जो है वो कैसी हो सकती है, ये फीस और विदाउट फीस यानी कि दो तरीके से होती है, मॉर्टगेज सॉरी जो है हमारे पास होती है कैसे, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। एंड जब हम प्लेज की बात करते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ बेलमेंट ही होता है, तो ये मॉर्टगेज के फॉर्म में भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बी का आंसर बनेगा ए, तो सेकंड का ए बन जाएगा। थर्ड है पर्टिकुलर लीन रिसीव्ड टू, तो पर्टिकुलर लीन क्या होता है कि आपके पास जब तक पैसा नहीं मिल रहा आप उस सामान को रख सकते हो, तो ये बैंक्स को भी मिलता है लीन का यहाँ पे जो प्रोविजन है। फिर उसके बाद यूजुअली ट्रांसफर इन बेलमेंट, जो है ट्रांसफर जो आप करते हो वो क्या है, अब राइट है क्योंकि आपने बेलमेंट किया है तो आप अपनी पोजेशन जो है वो देते हो दूसरे पर्सन को, यानी कि बेली को। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 86 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2000, आईटी एक्ट 2000 में आया था, 2008 में इसकी बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स आई थी और रिसेंटली भी अभी अमेंडमेंट्स हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो मेथड है ये कैसे बन सकता है, क्लियर अथॉरिटी से भी बन सकता है, इंप्लाइड अथॉरिटी से भी, और एस्टोपल और होल्डिंग आउट, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलएलपी में अगर आप कोई भी वर्ड का यूज नहीं करते, आपको एलएलपी वर्ड यूज करना होता है जब आप अपना नाम लिखते हो, अगर आप वर्ड यूज नहीं करते हो तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक की पेनल्टी लगती है। तो कम से कम 50,000 तो है, ये तो आपको पे करने ही होते हैं। और जब एजीएम की बात होती है तो 21 दिन पहले आपको नोटिस मिलता है कि फलानी फलानी डेट पे इस जगह पे आपकी एजीएम होने वाली है, तो आपको वहां पे उपस्थित होना है, 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। फिर इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हुंडी क्या होती है। अब पहले हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 3 की। हमारे पास होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, हमारे पास होता है प्रोमिसरी नोट, हमारे पास होता है चेक। प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, चेक सेक्शन 6। और यहाँ पे हुंडीज जो है वो भी होती थी, अभी इसको नहीं लिखते, ये पुराने नेगोशिएबल में है। तो यहाँ पे जो पुराना एक्ट है ना, काफी पुराना, तो पहले हुंडीज को भी कंसीडर किया जाता था। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की हुंडीज होती थी, जैसे हमारे पास प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और हमारे पास चेक होते हैं ना, और बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे टाइप्स हैं, वैसे हुंडी के भी बहुत सारे टाइप्स होते थे। तो जिक्री, छित, पुर्जा, खोखा, ये सारे अलग अलग टाइप हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद टैक्सेशन शुरू हो रहा है। रूल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो एनफोर्स हुए थे 1/4/2022 को, ठीक है, कि आप अपने जो एसेट्स हैं वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का रूल है जो यहाँ पे लाया गया था, 1/4/22 से एनफोर्स हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि भाई अगर आपके पास आपको 30,000 रुपए का जो है किराया आप देते हो,
एंड कितना टीडीएस होगा। तो हमें पता है 30,000 नहीं 50,000 तक कोई किराया नहीं होता, 50,000 से ज्यादा है तो आपका किराया लगता है, तो यहाँ पे नील आ जाएगा क्योंकि आपका तो किराया अभी 30,000 है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम के सेक्शन 60 से 64 तक है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो है ना, अब 1880 में जो था तब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया जाता था, है ना। तो यहाँ पे 1886 में जो है ना, यहाँ पे चेंजेस आए थे और यहाँ पे जो है टैक्स लगाना बंद किया था। पर अभी हम 1961 पढ़ते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि यहाँ एग्जम्प्टेड है, बट उससे पहले भी 1886 में भी कुछ चेंजेस आए थे। तो अब मुझे इसका 100% श्योर नहीं है कि क्या आंसर माना जाएगा, बट बी और डी में से एक आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो सिर्फ लीगल इनकम टैक्सेबल होती है, नहीं, सरकार बोलती है आपकी इनकम लीगल है या इलीगल है, हमें तो टैक्स चाहिए, तो लीगल के साथ साथ इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगता है, ठीक है। और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही बात है, 1962 में स्टार्ट हुआ था टैक्सेशन, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल रिसीट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम, तो कैपिटल रिसीट्स है उसको टैक्सेबल इनकम नहीं ट्रीट किया जाता। ये जो बात है ना, ये भी थोड़ी सी गलत है, बट इसको फिर भी अगर हमारे पास एक्सेप्शन है उनमें हम लेके जा सकते हैं। बट ये जो बी है ये यहाँ पे गलत है कि लीगल इनकम टैक्सेबल होगी, ऐसा नहीं है, इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है और आपको 78% का टैक्स है जो देना होता है। मिस्टर ए है, उसने रेंट पे किया 7,000 का, ठीक है, और उसकी एडजस्टेड इनकम है 3,80,000। एचआरए उसको मिलता है, तो क्या जीजी में डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80 जीजी में? नहीं, क्योंकि उसको एचआरए मिल रहा है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। या तो आप एग्जम्पशन ले लो या आप डिडक्शन ले लो, एक चीज ले सकते हो। अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे, तो डिडक्शन आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किस सेक्शन में आप जो है डिडक्शन नहीं ले सकते, 80CCC, 80LA, 80D और 80E। तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअल एसएससी क्लेम नहीं कर सकता, वो क्या है 80LA, क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है, बिजनेसेस वगैरह के लिए होती है। 80D भी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, ई भी है और CCC भी है, तो बी इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये मार्क करना रह गया, आंसर जो होगा इसका बी होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ पे टैक्स मैनेजमेंट क्या है कि भाई आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, एक सेकंड। टैक्स अवॉइडेंस क्या है कि आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हो प्रोविजन। टैक्स प्लानिंग क्या है, लीगल और मोरल वे है। और टैक्स एवेजन क्या है, अंडरस्टेटमेंट करना इनकम की। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आज के। यहाँ पे बोला हुआ है कि जब आप लाइट व्हीकल्स चलाते हो तो उसमें आपकी कितनी इनकम होती है, कि आप मान के चलते हो कितनी इनकम तो हमारी होगी, प्रिजम्पटिव है ना। तो यहाँ पे जो है प्रिज्यूम्ड इनकम मानी जाती है 7500 रुपए पर मंथ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 7500 रुपए पर मंथ की इनकम होती है अगर आपके पास लाइट व्हीकल है, ये प्रोविजन होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ सरचार्ज कितना होगा, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है तो 15% का जो है सरचार्ज हमारा लगता है। 2 करोड़ से ज्यादा है तो अब 25% का आपको सरचार्ज देना होता है। अगर आपके 50 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम है तो आपको 10% है जो सरचार्ज देना होता है। तो ये सरचार्ज की लिमिट्स याद रखना। तो ये था पूरा का पूरा आपका ये पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि जो भी बच्चे जिन्होंने भी सीजी सेट दिया है वो सभी इस पेपर को अच्छे से मैच कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए आपके लिए सेशन लिया था कि आप मैच कर लो। हाँ, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन छुड़वाए हैं, ठीक है, क्योंकि कल मैंने पेपर 1 का सॉल्यूशन करवाया और पेपर 1 के सॉल्यूशन में हो गई मेरे से 4 क्वेश्चन गलत। कमेंट सेक्शन में जो मेरे को इज्जत मिली है तो मैंने सोचा भाई, वैसे तो सही बात है, मेरे को नहीं बताने चाहिए थे, बट मुझे उस टाइम पे जो मैंने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर आया, तो मैंने ऑन द हीट ऑफ मोमेंट पे वो चीज मैंने बोल दी, उसको छोड़ देना चाहिए था। बट अब ये गलती नहीं करूंगी कॉमर्स में, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे 60 प्लस 70 तक लेके जा रहे हो ना तो एक अच्छी रेंज है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा नहीं था, बहुत ईजी था, सही पेपर था। स्टैटिक पोर्शन बहुत ज्यादा था, जिस वजह से थोड़ी सी चीजें यहाँ पे मुश्किल हो जाती है ना, कि तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, वो चीज होती है। तो कंसेप्चुअल वाइज अगर मैं देखूं तो 60-70 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बट वो 15-20 क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक थे, कुछ भी मतलब इस ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो पूछ रखा था, जो नहीं होना चाहिए। बट हाँ, पेपर का लेवल एक अलग बनाने के लिए, सेट करने के लिए ये कोशिश है जो रहती है, ठीक है। तो जो है वो चीज थी। तो अगर आप 60 प्लस स्कोर कर रहे हो फिर तो है ही अच्छी बात, ठीक है। बट अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे हो, इट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। टोटल अगर आप 110 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो ना, पेपर 1 पेपर 2 के मिला के, तो बहुत बढ़िया स्कोर है ये। अगर 100 में भी हो तो भी ठीक है, 100 प्लस ही आपको रहना है, क्योंकि
कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, आपने देखा होगा काफी सारे बच्चे हैं जो नेट की तैयारी करते हैं तो सेट देते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आपके अगर 100 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, और अपने अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है कि आपको बेस्ट आंसर्स बता पाऊं। स्टिल 5 क्वेश्चन में डाउट है तो उसको एज इट इज रहने दो, आंसर क्या आएगी फिर देखेंगे। और 1-2 क्वेश्चन और हो सकता है कि शायद मैंने कुछ मिस इंटरप्रेट किया हो, तो मान के चलो 5% का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 7% का बाकी सब सही है। ठीक है, और अगर आप 100 प्लस कर रहे हो तो बढ़िया स्कोर है। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो अभी थोड़ा 2-4 दिन वेट करो, बट उसके बाद अपना सोचो कि आपको नेट करना है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है तो नेट जीआरएफ तो करना ही है, तो उसके लिए अपना लग जाओ। ठीक है, पेड क्लासेस आपके लिए हो रही हैं, फ्री क्लासेस आपके लिए हो रही हैं, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है। अगर आप पेपर दे के आ चुके हो तो आपने पढ़ाई तो अच्छी की हुई है, अब उसको दोबारा फिर क्या करना है, पॉलिश करने की जरूरत है कि आपके जो कंसेप्ट उनको थोड़ा सा इंक्रीज करो, कि अगर 10 कंसेप्ट पहले पढ़े थे 12 पढ़ो, है ना, 100 पढ़े थे तो 120 पढ़ो, थोड़ा सा बेस बढ़ाते हुए चलो और कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे पढ़ते चलो। बहुत बढ़िया चीजें हैं जो आपके लिए होने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, कल होगी हमारी क्लास, पीडीएफ आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ जो है ना वो अब मिलती है एप्लीकेशन पे, तो आपको करना क्या है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और इस सैटरडे मेरा सेशन भी होने वाला है। ठीक है, तो मैराथन सेशन लेंगे बढ़िया, इसको भी आप जरूर अटेंड कर सकते हो। और कहाँ है, ये रहा, हाँ ये रहा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अरे सॉरी, कौन बोल रहे, क्यों बोल रहे हो आप, मैंने आपके लिए थोड़ी बोला था। ठीक है, कोई भी आंसर आपको लगता है कि सही है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में अगर मैंने कोई गलत किया है। बट ठीक है, हाँ बट थोड़ा सा वो है ना कि थोड़ा सा मेरे को भी माफ कर दिया करो, मैं आपकी इतनी गलतियां माफ कर देती हूँ, होमवर्क नहीं करते, मैं कुछ नहीं कहती। तो भैया अगर आंसर कोई गलत लग रहा है तो थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में आप बोल सकते हो कि मैम आपका आंसर गलत है। एक एक लड़की थी, हाँ शायद लड़की होंगी, वो नाम तो उनका लड़की वाला ही था, तो उन्होंने भी 3-4 क्वेश्चन मेरे को बताए, मेरे को अच्छा लगा वो चीज। 3-4 थे थोड़े अजीब से प्राणी, वो बोलते हैं आता नहीं है तो आया ना करो, ये ना किया करो, कोई नहीं, हो जाता है। ठीक है, अब 10 में से 1-2 लोग तो मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पर आगे चलना हमारा काम है। तो इसी अकॉर्डिंग जो है आपके लिए आज कॉमर्स का मैं बिल्कुल ले आई हूँ पूरा का पूरा एनालिसिस। ठीक है, चलो अभी चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल क्लास में।